नमस्कार बच्चों, स्टडी आईएएस विद डीजे के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि कुमार और मुझे हिंदी साहित्य में 2 बार 250 प्लस मार्क्स यानी एक बार 277 और एक बार 268 मार्क्स मिले हैं। और मैं वर्तमान में हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं उनका एक आंसर राइटिंग का मेंटरशिप कार्यक्रम चला रहा हूँ। लगभग 3 महीने का हमारा कार्यक्रम है और 30 शेड्यूल के माध्यम से हम उसमें हमारा हिंदी साहित्य का कंप्लीट सिलेबस थीम वाइज यूपीएससी के पीवाईक्यूज की को बेस बना के उसका पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक सेशन आंसर राइटिंग का और भी चल रहा है जो जीएस को लेके है। वो लगभग 6 महीने का सेशन है, उसमें लगभग 3 महीने का प्रोग्राम हमारा पूरा हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, लगभग 800 बच्चे मेरे पास हिंदी साहित्य वाले में हैं और लगभग 2500 बच्चे हैं हमारे उस दूसरे सेशन में। इसके अलावा हमारा एक ऑफ़र भी चल रहा है जो कल शुरू होगा शिक्षक दिवस के मौके पे। तो आप चाहें तो हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। लगभग जीएस में जो देखने को हमें मिला है वो ये देखने को मिला है कि जीएस में लगभग थीम्स हमारी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैच करती हैं। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य वाला उसमें तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदी साहित्य में लगभग थीम हम हमारी क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे शुरू में एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रहे थे उन बच्चों के इतने शानदार आंसर आ रहे हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि यूपीएससी अगर उन आंसर्स को चेक करेंगे एग्जामिनर तो लगभग 60% मार्क्स का काम वो बच्चे करने लग गए हैं लगभग 1.5 महीने के हमारे प्रोग्राम में। और जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस रहेंगे और एक परफेक्ट फ्रेमवर्क में हम तैयारी करवा रहे हैं। न हम बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट बना रहे हैं और ना ही हम बच्चों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ा जा सकता है, ये भी पढ़ा जा सकता है। एक बिल्कुल केंद्र बिंदु में रख के चीज़ को कंप्लीट किया जाता है। एक थीम, एक सेशन और एक टॉपिक, इसको लेके हम चल रहे हैं। आज हम आपके सामने आए हैं यूपीएससी का हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है 31 अगस्त को 2 सेशन में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। उस प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का ट्रेंड रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एक बच्चों के बीच में भ्रांति सर्जित करने का प्रयास किया गया है, उनको भ्रांतित करने का प्रयास किया गया है कि ट्रेंड बदल रहा है। क्या वास्तव में ट्रेंड बदल रहा है या एग्जामिनर केवल शब्दों का खेल करके बच्चों को थोड़ा सा मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं। मिसगाइड मैं ऐसे कहूँगा कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है या जो बच्चे पकड़ अच्छी रखते हैं विषय पर या शब्दों के खेल को जो बच्चे समझते हैं उनके लिए पेपर बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही शानदार पेपर है। और इस पेपर में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट ए से जिस बच्चे ने 3 क्वेश्चन किए हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के पार्ट ए से जिस बच्चे ने 3 क्वेश्चन किए हैं वो बच्चे निश्चित तौर पे बहुत ही आगे रहने वाले हैं। लगभग 15 अंकों का अंतर हमें देखने को मिलेगा जब परिणाम आएगा तब, क्योंकि इनमें एक कॉपी चेकिंग का एक ट्रेंड होता है। व्याकरण खंड अगर बच्चे का ढंग से है तो उस बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उधर भी पद्य खंड अगर ढंग से है तो उसमें भी बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इन्हीं थीम्स को लेके पीवाईक्यूज में लगभग 7-7, 8-8 थीम एक एक टॉपिक में बनाई जाती हैं और उनको हम करने का प्रयास करते हैं। लगभग हमारे जो भी शेड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं उनमें क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं। या फिर हमने जो शुरुआत का हमारा सेशन था जिसको हम ओरिएंटेशन सेशन कहते हैं, उस ओरिएंटेशन सेशन में हमने जो बातें की, जो टॉपिक्स बताए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब ये पूछा जा रहा है कि अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए या अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए। तो मैंने उस दिन ही जब हमारी थीम एनालिसिस थी तभी बच्चों को कह दिया था कि बच्चों इस बार या अगली बार हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछें कि इन दोनों भाषाओं में मुख्य अंतर क्या है। जैसे इस बार व्याकरण का पूछ लिया, अगली बार हो सकता है वो आपको संरचना के स्तर पे या शब्दशास्त्रीय प्रवृत्तियों में अंतर पूछ ले, या इनके योगदान को लेके पूछा जा सकता है, दोनों में तुलना करवा के आपसे वो पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन तुलसी और जायसी में तुलना का भी भविष्य में पूछ ले। ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो जो बच्चे इस ट्रेंड को पकड़ पाएंगे
ट्रेंड वही है जो 2014-15 में चल रहा था, 2016-17 में चल रहा था, क्योंकि हर बार एक से दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन वो वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पेपर में, हेमचंद्र की कविता। बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हेमचंद्र की कविता पूछने का सबसे बड़ा कारण है उनको अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है, और संस्कृत में भी उनकी उतनी ही भूमिका है। संस्कृत के विकास में, संस्कृत के लेखन में, प्राकृत के लेखन में भी उनकी उतनी भूमिका है, और अपभ्रंश के लेखन में भी उनकी उतनी भूमिका है। अपभ्रंश का जो शब्दानुशासन, जिसको व्याकरण कहते हैं, सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से उनकी रचना है। इसके अलावा हो सकता है आपसे वो भविष्य में पद्माकर का पूछ ले, क्योंकि पद्माकर बहुत सालों से नहीं पूछा जा रहा। ये सारी बातें हैं जो हमारे शेड्यूल्स में हम डिस्कस करते हैं, अच्छे से बच्चे उनके आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप पे जाकर इन छोटे छोटे कोर्सों को, नाम मात्र की फीस है, हमारा संस्थान किसी भी प्रकार से बच्चों को लूटने का काम नहीं कर रहा। हम पूरे डेडिकेटेडली, दृढ़ निश्चय, समर्पण के साथ बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करवा रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो पहला पेपर है उसको। पहले पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर। देखिए, विकास क्रम की जो अवस्था है, विकास क्रम की अवस्था में सबसे पहले संस्कृत भाषा आई है। संस्कृत से प्राकृत जो कि जनभाषा थी, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से पुरानी हिंदी। इन भाषाओं का विकास हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचनाओं में मुख्य अंतर बताइए। तो व्याकरणिक संरचना होती क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। किसी भी भाषा की व्याकरणिक संरचना, इसको दो टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। एक तरफ हम अपभ्रंश लिख सकते हैं और एक तरफ अवहट लिखा जा सकता था। कारक व्यवस्था, लिंग व्यवस्था, वचन व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और क्रिया स्वरूप। देखिए, प्रसर्गों का आरंभिक विकास तो जैसे यहाँ विभक्तियां थी कारकों में, कारकों विभक्तियों से प्रसर्गों का आधुनिक प्रारंभिक विकास हुआ, थोड़ा और विकसित हुआ और विकसित हो गया। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रसर्गों का आरंभिक विकास, पूर्ण विकसित अवस्था, इसी प्रकार वचन व्यवस्था में, लिंग व्यवस्था में केवल दो लिंग, संस्कृत में 3 होते हैं, नपुंसक लिंग भी होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ही लिंग है, लेकिन सरलीकरण हो गया। वचन व्यवस्था, संस्कृत का द्विवचन यहाँ गायब हो गया है, आरंभिक विकास है, पूर्णतः समाप्त। ध्वनि व्यवस्था में यहाँ केवल 8 स्वर हैं, और यहाँ पे जो ए है उसको लिखा जा रहा है आई, और ओ को लिखा जा रहा है औ। यहाँ पे स्पष्ट प्रयोग होना शुरू हो गया। पहले संयोगात्मक थे, अब वियोगात्मक हो गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा परिचय देंगे और एक लाइन का अंत में निष्कर्ष दिया जा सकता है कि यह क्रमिक विकास की एक अवस्था है जिसमें पहले अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से अवहट का विकास हुआ।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। देखिए आधुनिक जो खड़ी बोली है ना, उससे तो भिन्न स्वरूप मिलेगा, क्योंकि आधुनिक खड़ी बोली का विकास तो आधुनिक काल में हुआ है। पुरानी हिंदी का हम कह सकते हैं कि सिद्धनाथों के हमें इतिहास में हमें देखने को मिलता है। सहज और सरल भाषा का प्रयोग सिद्धनाथों ने किया है, लौकिक भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी का लौकिक स्वरूप है। इसके बाद जनभाषा का प्रभाव है, जनभाषा के प्रभाव में ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी है। मिश्रित स्वरूप हमें दिखाई देता है, अपभ्रंश का भी और पुरानी हिंदी का भी। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज सभी प्रकार के शब्दों का हमें सभी प्रकार के शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। तत्सम भी, तद्भव भी और देशज भी। एक आध आप दोहा भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे पंडित सहल सत्य बखान देहि बसंत बुद्ध न जान। या फिर ये भी बता सकते हैं, एक उल्टी वाणी वाला है उसको भी आप बता सकते हैं कि नाथ की ये उल्टी वाणी बरसे कंबल बीजे पानी। तो इस प्रकार इसका आंसर भी लिखा जा सकता है। 150 शब्द में लिखना है। ये इसके कीवर्ड हैं 1 2 3 4। इन कीवर्ड के आधार पे आप पैराग्राफ बना के इसका लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी के मानकीकरण की वर्तमान की चुनौतियां। आज के समय की चुनौतियों को पूछ रहा है वो, कि हिंदी के मानकीकरण में आज के समय में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसके बारे में हमें बताना है। मानकीकरण की चुनौतियां किसी भी भाषा में हमेशा से रहती हैं, और वर्तमान दौर में तो जब बहुत सारी भाषाओं का आपस में समन्वय दिखाई दे रहा है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी मिलके इंग्लिश हो गई, तो उसका भी प्रभाव दिख रहा है। तो क्यों कम से कम मानकीकरण में तो चुनौतियां हमेशा विद्यमान रहेंगी ही। इसका जो आंसर हम लिखेंगे, अक्षत्रिय बोलियों का प्रभाव। कुछ शब्द कहां से आ गए, कुछ शब्द कहां से आ गए। वर्तनी की भी अनिश्चितता है। जैसे जय ये लिखा जाए या जय फ या ये लिखा जाए, ये फारसी के शब्द हैं दोनों। संस्कृत निष्ठ बनाई जाए या हिंदी उर्दू अरबी फारसी के समन्वय के साथ बनाई जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंग्लिश का बढ़ता प्रभाव। इन वर्षों में बहुत सारी रचनाएं ऐसी आई हैं, जैसे डार्क हॉर्स है, 12th फेल है। इनमें इंग्लिश का खूब सलीके से प्रयोग किया गया है। सिरोरेखा और अक्षरों का जुड़ाव। कुछ लोग लिखने में गड़बड़ करते हैं कि जैसे सिरोरेखा नहीं लगाते, या लगेगी तो भी जैसे धय है, इस पे सिरोरेखा पूरी जाए या इसको यहाँ तक रखा जाए, आगे से सिरोरेखा पूरी कर ली जाए। जैसे अध्ययन आप लिखेंगे तो अध्ययन लिखने का सबसे सही तरीका ये है, मतलब धय के ऊपर नहीं आएगा, इसी तरह थ पे भी नहीं आएगा, भय पे भी नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा। तो इस सिरोरेखा की भी समस्या है, इसमें देखने को मिलती है। तकनीकी शब्दावली का अभाव। जैसे कंप्यूटर को अगर हम संगणक लिखें तो समझ में नहीं आता, तो क्या इसको कंप्यूटर ही लिख दिया जाए, ये भी एक समस्या है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी को तकनीकी लिखते हैं इस प्रकार से। लिपि व लेखन की समस्या। तो इस प्रकार बहुत सारी ये समस्याएं हैं, इनमें से कुछ समस्याएं आप लिख के और इस आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भाषा और बोली में अंतर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ भाषा को लिखा, एक तरफ बोली को लिख लिया। या पैराग्राफ में लिखना चाहिए तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिखेंगे
कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका सीमित होता है। इसी प्रकार मानकीकरण भाषा का संभव है, निश्चित रूप से होता ही है, लेकिन इसका हो जरूरी नहीं है। इसी प्रकार व्याकरण निश्चित रूप से होगा, मानकीकृत स्वरूप होगा व्याकरण का, यहां जरूरी नहीं हो। साहित्य, भाषा साहित्य की दृष्टि से समृद्ध रहती है, बोली के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। बोली का हो भी सकता है, नहीं भी होता है। जैसे राजस्थानी बोली है, डिंगल और पिंगल के माध्यम से साहित्यिक शैलियां हैं इसमें। और अंत में एक निष्कर्ष में हम ये बताएंगे कि भाषा का ही भाग होती है बोली, किसी न किसी भाषा से अवश्य जुड़ी होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर भी लिखा जा सकता था। पांचवा सवाल है, मध्यकाल में अवधी और ब्रिज भाषा का साहित्यिक अंतर संबंध। तो क्या अंतर संबंध हो सकता है? दो धाराएं एक साथ चल रही थी, एक तरफ ब्रिज और एक तरफ अवधी। अक्षत्र भी दोनों के आसपास में कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, तो शब्दों का हेर फेर भी एक दूसरे में दिखाई देने को मिलता है। इसके साथ ही सूफी जो काव्य हैं वो लगभग अवधी में लिखे गए हैं, और कृष्ण भक्ति के काव्य हैं वो इसमें लिखे गए हैं ब्रिज में। तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषाओं का अच्छे से प्रयोग किया है। यानी राम भक्ति काव्य धारा का जो मूल स्वर है वो तो हमें अवधि में देखने को मिलता है, लेकिन जो समाज की चेतना से जुड़े हुए जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने कहा है विनय पत्रिका में मान लो, चाहे कवितावली के उत्तरकांड में मान लो, कवितावली की भाषा भी ब्रिजी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखो, दोनों भक्ति काव्य से संबंधित हैं, चाहे वो प्रेमाश्रयी भक्ति हो और चाहे राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, इसलिए एक दूसरे की पूरक हैं। दो काव्य धाराएं हैं, राम और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, पूरक काव्य धाराएं हैं भक्ति और प्रेमाश्रयी। यही तो अंतर संबंध होगा ना। एक ही कवि द्वारा दो भाषाओं का प्रयोग, यह भी अंतर संबंध है। तुलसीदास जी का यहाँ जिक्र किया जा सकता है एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण स्वरूप तुलसीदास जी का लिख सकते हो आप यहाँ। दोनों में काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन अवधि में प्रबंध काव्य लिखे गए हैं और ब्रिज में मुक्तक लिखे गए हैं। ब्रिज है वो श्रृंगार रस की भी है, एक हमें ये भी बताना पड़ेगा। श्रृंगार रस के साथ साथ वात्सल्य रस भी है। वात्सल्य रस प्रदान भी काव्य इसमें लिखा गया है। और जो अवधि है वो पूर्णतः भक्ति परक है। एक जायसी को या सूफी प्रेमाश्रयी काव्य धारा उसको छोड़ दिया जाए तो भौगोलिक प्रतिनिधित्व करती है क्षेत्रों का। हिंदी के उपक्षेत्रों से संबंधित हैं। मैप भी बना सकते हो आप यहाँ। मैप बना के इसमें दिखाया जा सकता है। ये तो अवधि का क्षेत्र है, ये ब्रजमंडल है। एक को ऐसे कर दिया, एक में ऐसे डाल दिया। इस प्रकार इसका आंसर लिखा जा सकता था बहुत आसानी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, 19वीं सदी के खड़ी बोली आंदोलन के ऐतिहासिक कारकों और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी कौन से कारक थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया, और उस योगदान के बाद में किस प्रकार कौन सी उपलब्धियां रही
जो इसके विकास क्रम को हमें दिखाती हैं। तो इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो हमें इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा उत्तर को। 20 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह में अच्छे से दिया हुआ है। या फिर आप इतिहास साहित्य की कोई या व्याकरण की कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है, अरदेव बारी जी की बुक है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से सलीके से दिया हुआ है। इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस समय प्रचलित भाषाएं थी ब्रज और अवधी, इनका वर्चस्व था और उस वर्चस्व की समाप्ति के उद्देश्य से खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हुआ। इससे पहले की जो अवस्थाएं थी ना, वो अवस्थाएं केवल काव्यात्मक अवस्थाएं थी, यानी कि गद्य का विकास। अगर गद्य का विकास करना है तो आपको भाषा ऐसी चाहिए जो व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हो। इसके विकास में पत्रकारिता लिखा जा सकता है और निबंध भी लिखा जा सकता है। अभी हम ऐतिहासिक कारकों की चर्चा कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय भाषाओं के ऊपर शोध किया जाए। सदल मिश्र, लल्लू जी लाल का आप जिक्र कर सकते हो यहाँ, लल्लू जी लाल का प्रेम सागर, उसका भी जिक्र किया जा सकता है। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, ये भी ऐतिहासिक कारक है। ईसाईयत का प्रचार करना था, उनको ऐसी भाषा चाहिए थी जो एक व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो। मुद्रण कला का विकास हो चुका था। और काव्य में है ना, काव्य के माध्यम से किसी बात को कहना आसान नहीं होता, गद्य के माध्यम से आसानी से कोई बात कही जा सकती है। मुद्रण कला का विकास हुआ, प्रेस आ गई, राष्ट्रीय चेतना का उदय, भारतेंदु जी का जिक्र किया जा सकता है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, एक देश एक भाषा, शासन प्रणाली में आसानी, ये तो हो गई इसके कारक। अब इसकी उपलब्धियां क्या रही? इसकी उपलब्धियों की हम बात करें तो एक मानक गद्य का तो विकास हो गया, पत्रकारिता में आप उन दोनों का जिक्र कर सकते हो, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी। इससे पहले काव्यात्मक संरचनाएं चलती थी, गद्य आ गया तो आधुनिक हिंदी साहित्य यानी उपन्यास, कहानी आदि का विकास हुआ। निबंध, पत्रकारिता, काव्य में भी खड़ी बोली आ गई। और सबसे श्रेष्ठ रचना भारत भारती का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। भाषाई एकता का सूत्रधार हुआ। हालांकि दक्षिणी राज्यों के साथ कुछ समस्याएं रही, लेकिन फिर भी उत्तरी राज्यों के में एक रूपता का भाव पैदा हुआ भाषाई क्षेत्र पे। और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी भूमिका रही इसकी। तो इस प्रकार इसका आंसर बहुत अच्छे से एक एक पैराग्राफ बना बना के लिखा जा सकता है। गद्य का विकास, फोर्ट विलियम की स्थापना, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, मुद्रण कला का विकास, भाषाई एकता का सूत्रपात। बहुत आसानी से, बहुत इजी सवाल है, कोई टफ टास्क नहीं है बच्चों के लिए। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के सामने उपस्थित वर्तमानकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में चल भी रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके चल रही है समस्याएं। उत्तर दक्षिण विवाद हमेशा से चलता रहा है भाषा को लेके। तो इस पे भी क्वेश्चन आंसर लिखने में मुझे नहीं लगता कोई विशेष समस्या का बच्चों को सामना करना पड़ा। अलग अलग खंडों में बांट के, जैसे भाषाई समस्या,
सामाजिक समस्या, राजनीतिक और तकनीकी। राजनीतिक विरोध अच्छे से लिख सकते हो। उत्तर दक्षिण विवाद, दक्षिणी राज्य चाहते हैं कि हिंदी उनकी जो अस्मिता है, सांस्कृतिक अस्मिता है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उनका मानना है। और इसका काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चुनावी रैलियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में खूब अच्छे से इसका बखान किया जाता है। प्रशासनिक उपेक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा निकलने वाले अधिकांश जो पत्र हैं वो अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, या उच्च स्तर के जो कार्यालय हैं वहाँ पे जो भी पत्राचार आपस में होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। न्यायालयों के जो जजमेंट्स हैं, अब हालांकि भाषणी प्लेटफॉर्म वगैरह आने के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उससे पहले लगभग जजमेंट इंग्लिश में ही होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रशासनिक उपेक्षा। उच्च शिक्षा में बाधा, तकनीकी जो शब्दावली है उसका विकास नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको केवल इंग्लिश में ही पढ़ा जा सकता है, हिंदी में नहीं पढ़ा जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। रोजगार में भी अंग्रेजी को प्राथमिकता, अगर आप किसी एमएनसी में रोजगार मांगने जाओगे तो वहाँ पहली शर्त ये होगी कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। मानकीकरण की भी समस्या है। मानकीकरण की बहुत ज़्यादा समस्या है, हम उस पर पहले चर्चा कर ही चुके हैं। इंग्लिश का प्रभाव है, ये इंग्लिश तो आप लगभग सवालों में इसको लिख सकते हो इंग्लिश को। डिजिटल सामग्री की कमी है, तकनीकी शब्दावली की समस्या है, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या है, मिश्रित स्वरूप है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो। इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जा सकता है बहुत ही अच्छे से। अगला सवाल, संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की साधारण चर्चा कीजिए। संत साहित्य यानी कबीरदास जी के बारे में वो पूछना चाह रहा है, सिद्धनाथों के बारे में बता दीजिए। सद्दुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, आपस में एक दूसरी भाषाओं के शब्दों को अच्छे से लिया गया है। एक आध एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जिथे खेचे तित जाऊँ। तो उस प्रकार के उदाहरण दे सकते हो। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, तापत चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुई खुदाई, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छी चाकी वाली जो पीस खाए संसार। तो इस प्रकार की जो भी भाषा है उस पंचमेल खिचड़ी है। कई भाषाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। अवधी भी देखने को मिल जाएगी, पुरानी हिंदी भी देखने को मिलेगी, खड़ी बोली तो मिलेगी, ब्रज भी मिल जाएगी, राजस्थानी के भी शब्द हैं, पंजाबी के भी शब्द हैं। तो इस प्रकार से इसका अच्छे से लिख सकते हैं। लोक भाषाओं का प्रभाव है, कहावतें हैं, खूब सारी मुहावरे हैं, उल्टबांसियाँ हैं। विदेशी शब्दों का भी समावेश है, जैसे अरबी फारसी के खूब सारे शब्दों का यूज किया गया है। व्यवहारिक और सीधी सपाट शैली है, एकदम सीधा कहा गया है, न कोई अलंकार न कोई आभूषण, किसी प्रकार की कोई काव्यात्मक सौंदर्य नहीं है, भाव है। भाव को कहने के लिए खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। तीसरा सवाल है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं बताइए और ये किस प्रकार से किस सीमा तक इसे संस्कृत की व्याकरणिक व्यवस्था पर की संरचना पर आधारित कहा जा सकता है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। किसी भी भाषा की व्याकरणिक संरचना की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, वो संस्कृत से क्यों प्रभावित है। संस्कृत से इसलिए प्रभावित है क्योंकि पहले संस्कृत ही थी भाषा, संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे कारक व्यवस्था, परसर्गों पर आधारित है। उसके बाद लिखेंगे लिंग व्यवस्था, दो ही लिंग हैं। वचन व्यवस्था, दो तीन लाइन सब पे लिखते चलेंगे। शब्दावली, तद्भव, देशज, तत्सम, सरल वाक्य विन्यास है। विशेषण व्यवस्था है।
वर्ण व्यवस्था है, जैसे अलग स्वर हैं, व्यंजन हैं। व्यंजन अधूरे होते हैं जब तक उसमें स्वर का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कै में ए मिलेगा तो पूरा कै बनेगा। संयुक्ताक्षर हैं। संस्कृत से कैसे प्रभावित है? देखिए, तत्सम शब्दावली हमें जो देखने को मिलती है वो संस्कृत से आई है। विकास क्रम में संस्कृत पहले आई है, हिंदी बाद में आई है। विकास क्रम का भी प्रभाव है। ध्वनि व्यवस्था हमें देखने को मिलती है जो संस्कृत का से आई है, उसी का विकसित रूप हिंदी में है। देवनागरी, दोनों को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। वर्ण व्यवस्था भी लगभग एक समान ही है। और व्याकरणिक व्यवस्था है, उसका विकास ही ऐसे हुआ है। संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो कहीं ना कहीं ये इसी के विकास क्रम को दिखाती है हमें। अगला सवाल, ब्रज भाषा के विकास में सूरपूर्व कवियों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। 15 अंक का सवाल पूछा गया है। यानी सूरदास जी से पहले के जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसानी से लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम सूरदास जी ने किया है और बाद में बिहारी ने। लेकिन उससे पहले ही प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, मतलब एग्जाम्पल्स आप नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स कटेंगे। पृथ्वीराज राजस्व में भी कुछ अंश देखने को मिलते हैं। यानी चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई नहीं है। चंद्रवरदाई ने भी ब्रजभाषा का उपयोग किया है। नाथ योगियों ने किया है, जैसे जलंधर नाथ जी का जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइये कहे मच्छिंद्र नाथ। सुधीर अग्रवाल की है, खुसरो का है, खुसरो रेन सुहा की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। सुधीर अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित्र है। विष्णुदास की रुक्मणी मंगल है। और गुरु अर्जुन देव के जो गुरुवाणी है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कबीर में भी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव। तो इस प्रकार इसका उत्तर आसानी से बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि के मानक रूप का परिचय देते हुए मानकीकरण हेतु किए गए प्रमुख प्रयत्नों की चर्चा कीजिए। देवनागरी लिपि का मानकीकृत रूप, सबसे पहले लिखेंगे हम वर्णों का निश्चित क्रम है, स्वरूप है, बनावट है, सिरोरेखा का प्रयोग है। जैसे ऐसे लिख दिया जाए, तो ये समझ में नहीं आएगा। यानी सिरोरेखा इनको जोड़ने का काम करती है। मात्राओं का प्रयोग है, जैसे छोटी की मात्रा हमेशा पहले आएगी इस रूप में। संयुक्ताक्षरों का नियम है, जैसे कै प्लस से, अक्षय, तय और रे प्लस ए, त्रय, जय प्लस ये प्लस ए, गे। इस प्रकार बनते हैं ये शब्द।
विराम चिन्हों में एक रूपता है, कहाँ पे अर्ध विराम लगेगा? विराम चिन्हों में एक रूपता, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा? कहाँ कोमा लगेगा? कहाँ अनुस्वार लगेगा? कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा? अनुस्वार ये होता है, चंद्र बिंदु ये होता है। ये चंद्र बिंदु है और ये अनुस्वार है। तो प्रयास किसने किए? तो प्रयास की बात करें तो सबसे पहला प्रयास व्यक्तिगत बाल गंगाधर तिलक ने किया। तिलक फॉन्ट का विकास किया, 190 फॉन्ट थे इसमें, सॉरी। साधारण मित्र ने किया लिपि विस्तार पत्रिका में, इनकी रचना है। इसके अलावा सावरकर बंधुओं का नाम लिया जा सकता है। सावरकर बंधु हो गए। इसके अलावा संस्थागत प्रयास लिखेंगे हम। संस्थागत प्रयासों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो प्रयास किया गया वो था 1935 का हिंदी साहित्यिक सम्मेलन। पहला प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो काशी नागरी पर चांदनी सभा, उन्नीस सौ 45। और सबसे बड़ा सरकारी प्रयास जो हुआ वो 1947 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव समिति बनाई गई यूपी सरकार द्वारा, और एक शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ 1953 में, उसमें भी प्रयास हुए। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखा जा सकता है। बहुत कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ही विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल से अगर भाषा पर ठीक ठाक पकड़ है, अच्छे से बच्चे ने तैयारी की है, तो वो आसानी से लिख सकता है। और अगर आपका मेंटर बढ़िया है, जो मेंटर आपको गाइड कर रहा है सही तरीके से, तो भी आप उत्तर लेखन की दृष्टि से आप में वो कमियां छोड़ेगा ही नहीं। शुरुआत में जब हमारा मेंटरशिप बैच शुरू हुआ तो लगभग 20-25 बच्चों के आंसर सही आ रहे थे। अब लगभग 150 प्लस बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि 1.5 महीने में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। 1.5 मंथ, 1 महीने और 15 दिन हुए अभी। बहुत शानदार आंसर लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो ऐसे कि उनके सामने जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ भी फीकी हैं, और निर्धारित समय में लिखते हैं। पूरा टाइम दिया जाता है, जैसे 10 मिनट का 11 मिनट का टाइम दिया जाता है, और जैसे शेड्यूल पूरा होता है, शेड्यूल पूरे होते ही उन बच्चों की कॉपियाँ मेरे पास आ जाती हैं, मैं उनको रिव्यू कर देता हूँ। ये एक अच्छी बात है। पढ़ने वाला समय जा चुका है। मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी मिल सकता है। इतने सारे माध्यम हैं, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं तब से तो और भी ज़्यादा। मटेरियल लीजिए, एक अच्छा सा मेंटर पकड़िए ठिकाने का, जो केवल और केवल आपको सक्सेस दिलाने के का मार्ग बता सके। ऐसा मेंटर होना चाहिए। अगला सवाल, स्वाधीनता आंदोलन ने जनभाषा के रूप में हिंदी के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया? 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी स्वाधीनता आंदोलन ने किस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास को प्रभावित किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो राष्ट्रीय एकता उस समय की सबसे बड़ी मांग थी, और राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं चल सकता कि कहीं पे कोई भाषा बोली जा रही है और कहीं पे कोई भाषा बोली जा रही है। वहाँ सांस्कृतिक विविधता तो दिखाई देती है, लेकिन सांस्कृतिक समन्वय की बातें नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा कारण है, राष्ट्रीय एकता उस समय की मांग थी। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, हालांकि दयानंद सरस्वती ने तो संस्कृत में लिखने की बजाय सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। सरस्वती का भी आप जिक्र कर सकते हो। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1925। मराठा में तिलक और सावरकर बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनाई गई।
देखिए गांधी जी का भी योगदान, गांधी जी का इसलिए, गांधी जी चाहते थे कि एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाए। बंगाल में भी नायडू, बोस, टैगोर राष्ट्रभाषा के पक्षधर थे। महात्मा गांधी खुद हैं ही। प्रचार सभाएं बनाई गई जगह जगह, उत्तर में बनाई गई, दक्षिण में बनाई गई, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका भी अप्रतिम योगदान है। इनका भी जिक्र करना है। ये सारे मैं जो लिख रहा हूँ ना वो कीवर्ड है। सी राजगोपालाचारी ने भी इसकी वकालत की। और एक हैं सर टी विजय राघवाचार्य। इस प्रकार इसका उत्तर, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स को केंद्र में रख के आप लिखेंगे ना तो बहुत ही एक अच्छा ठिकाने का बहुत ही शानदार उत्तर आएगा, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड मैप कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जायसी और तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त अवधि के रूपों में मुख्य अंतरों की सोदाहरण विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन अभी हम शुरू में ही जिक्र कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस बार पूछा गया है, एक बार पहले भी पूछा गया है। देखिए जायसी की जो अवधि है ना, उसमें लोक भाषा का माधुर्य है। इसके पीछे कारण भी है, प्रेमाश्रयी भाषा। दूसरा, इनकी जो रचनाएं हैं वो लोक आख्यानों पर आधारित हैं। जैसे हीरामन तोते और सुग्गे की कहानी, हीरामन सुग्गे और पद्मिनी की कहानी अवध क्षेत्र में आज भी चलती है। तद्भव शब्दों की बहुलता है इनकी भाषा में। सरल और सहज प्रयोग है, कहावतें हैं, लोकोक्तियां, कहावतें, सूक्तियां, अरबी फारसी का प्रभाव हमें दिखाई देता है। प्रेम और सूफी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम है। अन्योक्ति भी है, यानी प्रस्तुत की बजाय अप्रस्तुत का भी महत्व है। जो कहा गया है उसके अलावा जो भावात्मक रूप से कहने का प्रयास किया गया है उसका भी महत्व है। तुलसीदास जी वाली अवधि जो है उसमें संस्कृत शब्दावली है, तत्समी कहेंगे इसको। ये तद्भव है, ये तत्समी है। इसके अलावा हिंदवी का प्रभाव है, मतलब राजस्थानी और ब्रिजभाषा का। इसके अलावा व्याकरणिक शुद्धता है। कथानक का, ये कथानक के कारण भी है, क्योंकि जो राम भक्ति काव्य धारा है वो कहीं ना कहीं रामायण से जुड़ती है, और रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो उसका प्रभाव बाद की रचनाओं पे आना स्वाभाविक है और इसीलिए आया है। ब्रिज, बुंदेली और संस्कृत का समन्वय दिखाई देता है। ये प्रेमाश्री है, प्रेम और सूफी काव्य की, सूफी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करती है। तो वहीं राम भक्ति काव्य द्वारा धर्म, भक्ति, मर्यादा, लोक मंगल की साधना, को अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर तुलनात्मक रूप से बहुत आसानी से अच्छा सा लिखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन, उस खुसरो के साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की विशेषताएं बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली, कई बार ये सवाल पूछा गया है, लगभग एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन आ ही रहा है और ये हमेशा रिपीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली का प्रयोग, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे
मोती उससे एक न गिरे। या जब निजामुद्दीन औलिया जी की डेथ हुई थी तब लिखा था वहाँ पे, तो खड़ी बोली की एकदम उत्कृष्टता को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, खुसरो घर चला अपने रेन वही चहु देश। या इनके सुखने हैं, हिंदवी का प्रभाव है, ब्रिज और आसानी के शब्द भी देखने को मिलते हैं, अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण है, लोक शब्दों का मिश्रण है, जैसे घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेराना था। द्विभाषी प्रयोग है, लोकप्रियता है, सरलता और सहजता है, आसानी से समझ में आती है। शुक्ल जी ने तो कहा ही है कि खुसरो के लेखन में हिंदी इतनी परिष्कृत और परिनिष्ठित हो गई थी, सरलता और सहजता है। तद्भव, देश शब्दों का खूब उपयोग किया है, और एक संगीतात्मकता और लयात्मकता भी है जो बाद की रचनाओं में हमें देखने को कम मिलती है। मतलब खड़ी बोली की जो बाद की रचना है ना, उसमें थोड़ा सा क्रम भंग होते हुए दिखता है, लेकिन इसमें बहुत शानदार उत्कृष्ट लेवल की संगीतात्मकता और लयात्मकता हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है। पहला खंड हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। दूसरे खंड में हम चलेंगे हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद, कबीर की लोकोन्मुखता, दिनकर की सामाजिक चेतना, सिद्ध साहित्य का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर प्रभाव इस क्लास में जिक्र हो चुका है। कबीर की लोकोन्मुखता का हो चुका है, हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद का किया जा चुका है। हेमचंद्र की कविता का जिक्र नहीं किया, लेकिन बच्चों को कहा था कि नोट्स बना लेना आप। तो सबसे पहला हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद। देखिए, सबसे पहले जो उपन्यास आए थे ना, वो भाव उपदेशात्मक थे, तिलिस्मी अय्यारी वाले थे। और ये जो यथार्थवाद की जो शुरुआत हुई, वो हुई देवकीनंद खत्री जी का एक उपन्यास आया था चंद्रकांता, उसके विरोध स्वरूप इसको माना जाता है कि उसके विरोध स्वरूप इस विचारधारा की शुरुआत हुई। तिलिस्मी अय्यारी वाले उपन्यासों के विरोध स्वरूप मुंशी प्रेमचंद जी का सामाजिक यथार्थवाद सबसे बेहतर माना जाता है। उसके बाद आ गया भावनात्मक यथार्थवाद। इनका यथार्थवाद भी 3 चरणों में बटा हुआ है। आदर्शोन्मुख और चरम यथार्थवाद। और एक मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है, उसके लिए ये संभावना बनती भी है, जब शुरुआत करेगा तो यहाँ से करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अंत में सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में जैनेन्द्र का नाम आ जाएगा, आगे आ जाएंगे, और इला चंद्र जोशी जी आ जाएंगे। उसके बाद आंचलिक यथार्थवाद, अंचल की जो सच्चाइयों को बताता है। एक क्वेश्चन पेपर सेकंड में पूछा भी है। यहाँ पे आप रेणु का जिक्र कर सकते हैं। एक एक दो रचनाओं के सबके नाम लिख दीजिए। नारीवादी यथार्थवाद या उसके बाद आ जाएगा मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मतलब सब पे एक एक पैराग्राफ लिखिए। मन्नू भंडारी आ गई। राजेंद्र यादव जी की पत्नी थी मन्नू भंडारी, जो एक दुनिया समानांतर वाले हैं ना अपने, उनकी वाइफ हैं। और इसके बाद आ जाएगा राजनीतिक यथार्थवाद। राजनीतिक यथार्थवाद में आप चलेंगे तो मन्नू भंडारी का नाम आएगा, भीष्म साहनी जी का भी नाम आप ले सकते हैं, तमस उपन्यास यशपाल जी का भी लिया जा सकता है, जो कि राजनीतिक और सामाजिक यथार्थवाद को दर्शाता है। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से लिखा जा सकता था। 150 शब्द में लिखना है, 2 ही पेज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, कबीर की लोकोन्मुखता।
देखिए कबीरदास जी हैं, उनकी लोकोन्मुखता के कई तत्व हैं। उन्होंने समाज में जो भी विसंगतियां व्याप्त थी ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने काव्य में उकेरा है, उन समस्याओं को बताने का प्रयास किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया है। यही लोकोन्मुखता है। जन भाषा का प्रयोग किया ताकि लोगों तक अपना संदेश आसानी से पहुंचा सकें। ये लोकोन्मुख दृष्टिकोण ही है उनका, वरना वो भी संस्कृत का उपयोग कर सकते थे। आडंबरों पे खूब अच्छे से चोट किए, जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। आडंबरों की मुखालफत, जातिगत भेद का खंडन, गुरु की महिमा, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गयो सारंग। व्यवहारिक व सामाजिक उपदेश, 5 कीवर्ड हैं, पांचों को ध्यान में रख के एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। 150 शब्द कभी के पूरे हो जाएंगे। ये चार पांच कीवर्ड हैं। अगला सवाल, दिनकर की सामाजिक चेतना। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दिनकर एक युग चेता कवि हैं, और ये जब हम दिनकर जी का शेड्यूल आएगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। और यहाँ भी इन्होंने 10 अंक में पूछा है, यानी छोटा सवाल पूछा है। इन्होंने शोषण और विषमता के विरोध में आवाज़ उठाई है। कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देती है। जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, बहुत किसी को अधिक, किसी को न किसी को कम होगा। शोषण एवं विषमता की आवाज़ कुरुक्षेत्र में। जैसे समासोपति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विसीन दंतहीन विनीत सरल हो। नारी की गरिमा उर्वशी के माध्यम से। समन्वय संस्कृति के 4 अध्याय। जाति और वर्ण व्यवस्था, छुआछूत रश्मि रथी में करण के माध्यम से, मानवीय मूल्यों का परशुराम की प्रतिज्ञा, और शोषण का विरोध, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। शोषण का विरोध, मतलब ये 5-6 कीवर्ड, हर क्वेश्चन में 5-6 कीवर्ड होते हैं। उन कीवर्ड्स को पकड़िए, माइंड में बनाइए और अच्छे से उत्तर लिखिए। एक आध दोहा आपको याद आ रहा तो उसको लिख दीजिए, बहुत प्रभावी उत्तर होगा। अगला है सिद्ध साहित्य का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर प्रभाव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषाई और साहित्यिक दोनों प्रभाव हमें देखने को पड़ेंगे यहाँ। भाषाई अवदान या भाषाई प्रभाव और साहित्यिक प्रभाव, दोनों को बांट के हमें 2 जगह लिखना होगा। भक्ति साहित्य का प्रभाव, भाई भक्ति साहित्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। भाषाई प्रभाव संत साहित्य पे दिखाई देता है, क्योंकि इनकी भी भाषा सदूखड़ी या पंचमेल खिचड़ी संधा भाषा जिसको बोलते हैं। वैचारिक और दार्शनिक प्रभाव कबीर पे। बाह्य आडंबरों का खंडन, ये विचारधारात्मक प्रभाव है। जन भाषा का प्रयोग, जो हमें वर्तमान काल तक दिखाई देता है। उलट बांसियां, रहस्यवाद, गुरु की महिमा,
मुक्त छंद, काव्य रूप, अलंकारों का कम प्रयोग, न्यून प्रयोग। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखा जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है वो इस बार एक विशिष्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र की कविता। हेमचंद्र नाम के दो कवि हैं इंपॉर्टेंट। एक तो द्विवेदी युग से संबंधित है हेमचंद्र जोशी, जिन्होंने राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी भावना के ऊपर अपनी कविता और काव्यक्रम को किया है। एक हेमचंद्र हैं जिन्होंने परिशिष्ट प्रवन भी लिखा है, और जो कि संस्कृत भाषा के लेखक थे, प्राकृत के और अपभ्रंश में आए। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना है हेमचंद्र के बारे में हम लिखेंगे तो प्राकृत भाषा में इन्होंने लिखा, प्राकृत से है इसमें कुमारपाल चरित, चालुक्यों का है। परिशिष्ट प्रवन का भी आप जिक्र कर सकते हैं। अपभ्रंश की हिंदी व्याकरण, अपभ्रंश की व्याकरण जिसको कहते हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और एक और आप लिखेंगे कवि हेमचंद्र जोशी, खड़ी बोली के हैं। ये आदिकाल से संबंधित हैं और ये आधुनिक काल से संबंधित है। यानी इनके बारे में एक पैराग्राफ हमें लास्ट में लिखना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं पूछा कि आदिकालीन कवि हेमचंद्र की कविता। इन जो पेपर सेटर उसने केवल इतना ही लिखा है हेमचंद्र की कविता, तो ये डायमेंशन होना चाहिए आपके उत्तर में। और ये द्विवेदी युग से संबंधित है, मतलब एक पैराग्राफ में इतना सब बताएंगे। इसके अलावा एक अन्य कवि जो हेमचंद्र जोशी हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हैं। स्वतंत्रता चेतना और राष्ट्र जागरण को लेकर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों की स्त्री दृष्टि पर वर्तमान स्त्री विमर्श के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बहुत ही अच्छा उत्तर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस हमने किया था। कृष्णा सोबती के उपन्यासों में निहित नारी दृष्टि, वर्तमान से पूछ लिया, वर्तमान से लिंक कर दीजिए, आज किस प्रकार प्रासंगिक है, हो गया उत्तर पूरा। देह मुक्ति या यौन नैतिकता का उल्लंघन, एग्जाम्पल देंगे मित्रों मर जाने की मित्रों। आज का देह विमर्श है, उसकी सहमति प्रदान करती है, और सोबती ने दशकों पहले ऐसा कह दिया था अपनी रचनाओं में। अस्मिता की खोज और मनोवैज्ञानिक संघर्ष, डार से बिछुड़ी और सूरजमुखी अंधेरे में, इसके माध्यम से बताएंगे। पारिवारिक पितृसत्ता का विरोध, कि नारी अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसा ही हमें दिव्या के उपन्यास, यशपाल के उपन्यास दिव्या में देखने को मिलता है। जिंदगी नामा इनकी रचना है एक, उसमें पारिवारिक पितृसत्ता का विरोध दिखाई देता है। नारी स्वतंत्रता का उद्घोष, आज भी नारी स्वतंत्र होना चाहती है, समाज के हर क्षेत्र में विकास में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देना चाहती है। समाज के विकास में योगदान, और बहुआयामी छवि इनके उपन्यासों में देखने को मिलती है नारी की। सामाजिक संरचना, जो परंपरागत सामाजिक संरचना उसका का विरोध। वर्तमान में भी महिलाओं की पक्षधारिता को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलग कानून हैं, अधिकारों को लेकर अलग कानून बनाए गए हैं, जैसे पोक्सो बनाया गया, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून बनाए गए हैं, उनका भी थोड़ा बहुत जिक्र किया जा सकता है, और किस प्रकार से इनकी रचनाओं से वो प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की आध्यात्मिकता पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी की समीक्षा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक टिप्पणी की थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं और कोई भी इनको पढ़ के गीत गोविंद पर टिक्काएं लिखने लग जाता है। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि
ये कोई भक्ति का कवि नहीं है विद्यापति, ये केवल श्रृंगार के कवि हैं। और उनका जो राधा कृष्ण का जो दिखाई देती है रचना, उसमें ऐसा दिखता भी है। विषय वस्तु में केवल मादक सौंदर्य मानते हैं शुक्ल जी। कवि का धर्म है वो सेव है, लेकिन इन्होंने शिव भक्ति पर न लिख के राधा कृष्ण पे क्यों लिखा? शुक्ल जी ये आलोचना कर रहे हैं कि इन्होंने राधा कृष्ण पे क्यों लिखा। विपरीत मतों का खंडन, गियर्सन ने आध्यात्मिकता इसे खारिज कर दिया। मूल्यांकन, जैसे इनकी नचारी है वो शिव भक्ति से संबंधित है, गंगा वक्तावली है, गंगा भक्ति से संबंधित है। गंगा वक्तावली पे हमने क्लास में खूब डिस्कस किया, अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं विद्यापति जी के 3 से 4, उनसे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ये क्वेश्चन भी उससे जुड़ा हुआ ही है। और इस चीज़ का हमने जिक्र किया था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। परंपरा का संदर्भ, मध्यकाल में श्रृंगार और भक्ति में अंतर करना ही संभव नहीं था, क्योंकि साहित्य है ना वो अपनी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाया था उस समय तक। फिर इनकी रचनाएं वो मैथिली में भी हैं। मैथिली साहित्य के आदि कवि माना जाता है इनको, विद्यापति को। अब हमें निष्कर्ष में कहना है कि अतः विद्यापति को केवल, देखिए शुक्ल जी हैं, उनकी आलोचना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो वास्तव में हिंदी साहित्य में वो एक प्रतिमान है। उन्होंने जो पैमाने निर्धारित किए वो आज भी छोटी मोटी आलोचनाओं के साथ वैसे के वैसे चल रहे हैं। विद्यापति को केवल श्रृंगारी कवि कहना उनका बहुआयामी काव्य कला का अपमान होगा। श्रृंगार एक पक्ष जरूर है उनकी रचनाओं में, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी निष्कर्ष में, अंक तब मिलेंगे। शुक्ल जी की पूर्णतः हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी है और इनको नकारना भी नहीं है। तो इस प्रकार इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। विजय देव नारायण शाही द्वारा किए गए जायसी के मूल्यांकन की समीक्षा कीजिए। ये एक थोड़ा ट्रेंड से हटके सवाल है, जो कि अच्छा सवाल इस बार पूछा गया है और बहुत ही शानदार सवाल है। ट्रेंड से हटके पूछा है। इन्होंने जायसी का मूल्यांकन किया है और इन्होंने इस मूल्यांकन को नए तरीके से किया है। देखिए शाही जी जो है ना, वो जायसी को केवल सूफी कवि नहीं मानते, सूफी या अलंकारिक कवि इन्होंने नहीं माना है। शुक्ल जी के मूल्यांकन से भिन्नता है इनके मूल्यांकन में। आचार्य शुक्ल के मूल्यांकन से भिन्नता, ये रहस्यात्मकता का मूल्यांकन करते हैं, आध्यात्मिक प्रतीकों का भी जिक्र करते हैं। जबकि शुक्ल जी ने कहा कि वो तो अवध में प्रचलित लोक कथा को इन्होंने आधार माना है, जबकि जायसी खुद कहते हैं कि इसमें प्रतीक का उपयोग मैंने किया है। जैसे तन चित्तौड़ मन राजा किन्ना वाला दोहा आप लिख सकते हो यहाँ पे। साई ने कहा कि इससे वास्तविक सौंदर्य धूमिल हो जाता है। मानवीयता और लौकिक विरह, ये मानते हैं कि जो नागमती का जो विरह है ना, वो लौकिक विरह है और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी मार्मिकता। किस प्रकार 12 मासा का जिक्र करके उन्होंने जो कहा है, बहुत ही शानदार। पद्मावत का ये मानते हैं कि चरम उत्कर्ष आध्यात्मिकता में है ही नहीं, ये चरम उत्कर्ष इस विरह की मार्मिकता में ही मानते हैं। लोक संस्कृति और यथार्थ को महत्व दिया है। इन्होंने माना है कि जायसी ने लोक संस्कृति और यथार्थ को अपनी रचना में इम्पोर्टेंस दी है। सूफीवादी आध्यात्मिकता से बाहर निकालने का प्रयास किया है ताकि धर्म विशेष से संबंधित रचना के तमगे से बचाया जा सके। बनावट और बुनावट के आधार पर समीक्षण ने केवल विचारधारा के आधार पर, यानी विचारधारा को नकारा है। ये केवल मात्र किसी रचनाकार की रचना का उसकी विचारधारा के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अगर हम यशपाल जी की दिव्या का मूल्यांकन करेंगे तो वो विचारधारा पे करेंगे, तो हम उस पैमाने पे उस रचना का मूल्यांकन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी
विचारधारा है मार्क्सवादी, और जबकि दिव्या में जो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, वो मार्क्सवाद, मानवतावाद, नारीवाद, बहुत बहुआयामी उपन्यास है वो। इन्होंने जायसी को विशुद्ध कवि माना, जबकि शुक्ल जी ने कहा था कि वो सूफी कवि हैं। इन्होंने कहा कि विशुद्ध रूप से कवि हैं, उनको किसी भी विचारधारा से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। और अंत में एक अच्छा सा निष्कर्ष, जायसी के मूल्यांकन में नए प्रतिमानों की स्थापना करते हुए विजय देव नारायण शाही जी ने जायसी को हिंदी साहित्य की भक्ति काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया। नवजागरण की उपलब्धियां और सीमाएं, नहीं, प्रगतिवादी आलोचना को वर्तमान समय में किस प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं, इस पे हमें बताना है। देखिए, प्रगतिवादी आलोचना है ना, जो मार्क्सवादी आलोचना वो प्रगतिवादी आलोचना है, और इसको किस प्रकार से चुनौतियां मिल रही हैं। उत्तर आधुनिक विमर्श की चुनौती है सबसे बड़ी, तो क्योंकि जो प्रगतिवाद है ना, इसने जातिगत उत्पीड़न को नकारा। इन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, जातिगत उत्पीड़न को माना ही नहीं। इसको लेके बाद के जो भी रचनाकार हैं, धर्मवीर भारती हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। साहित्यिक उपभोक्तावाद को नकारा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण सही नहीं है, बस केवल आर्थिक असमानता को ही देखता है, सामाजिक असमानता को नहीं देखता। भाषाई और कलात्मक चुनौतियां, शिल्प कौशल पे मार्क्सवादी ध्यान नहीं देते, ये भी इनको चुनौती मिल रही है। डिजिटल युग में आलोचना और प्रभावी हो गई, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, मतलब विचारधारा के स्तर पे हस्तक्षेप बहुत। नामवर सिंह ने तो कहा ही है, प्रगतिवाद आज के विमर्श में जमीन तलाश रहा है। रामविलास शर्मा का मार्क्सवादी आग्रह पहचान की राजनीति के बीच संकुचित है, ये कहा गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर अच्छे से लिखा जा सकता है, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा सर्वहारा बुजुर्ग वर्ग के बीच की बात करता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सामाजिक और आर्थिक अवधारणाएं उनको वो स्वीकार नहीं करता। यही इसी कारण से साहित्य में भी उसकी आलोचना होती है। अगला सवाल, हिंदी नवजागरण की उपलब्धियों और सीमाओं पर विचार कीजिए। हिंदी नवजागरण की उपलब्धियां और सीमाएं। उपलब्धियां लिखेंगे सबसे पहले तो। नवजागरण से मतलब क्या है? आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, रचनात्मक ऊर्जा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। उपलब्धियां, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, रचनाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। एक आध रचना का नाम लिख सकते हो, भारत दुर्दशा का लिख सकते हो, भारत भारती का जिक्र किया जा सकता है। खड़ी बोली और गद्य का विकास किया। सामाजिक सुधारवादी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। उनका समर्थन किया। मुद्रण और पत्रकारिता का विकास किया, जिससे ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया जाना संभव हो सका। सीमा क्या है? सीमा ये है, भाषा के कुछ अवरोध होते हैं, उत्तर दक्षिण वाला, अक्षत्रियता की समस्या, जातिगत और स्त्री मुक्ति पर सीमित हस्तक्षेप, इस पर कम किया, क्योंकि भारतीय समाज में ये चीज़ें इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं।
आधुनिक विचारों को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाए, यानी आधुनिकता बोध का अभाव। और अंत में एक अच्छा सा निष्कर्ष डाल देना, निश्चित ही हिंदी नवजागरण ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। कुछ सीमाएं होने के बावजूद इन्होंने व्यापक जन समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं। नई कहानी आंदोलन 1950 के दशक के बाद शुरू होता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये व्यक्तिगत विमर्श को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। पहले सामाजिक विमर्श केंद्र में रहता था, अब व्यक्तिगत विमर्श है। भोगे हुए यथार्थ का चित्रण, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, इनका आप जिक्र कर सकते हो। इसमें कथानक के स्थान पर वातावरण को महत्व है, जैसे टूटना कहानी, वातावरण को महत्व है। टूटना का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। भोगे हुए यथार्थ में खोई हुई दिशाओं का जिक्र किया जा सकता है। दूध और दवा समझ में आ गई हो तो उसका जिक्र किया जा सकता है। शिल्पगत नवीनता, चेतना प्रवाह शैली, यानी व्यक्ति के मन में जो विचार आ रहे हैं उनका जिक्र, चेतना प्रवाह शैली, डायरी शैली, विद्रोह का स्वरूप, संबंधों में विभाजन, दाम्पत्य संबंधों की टूटन, दाम्पत्य संबंधों में बिखराव, और एक दो रचनाकारों के अच्छे से नाम, कमलेश्वर का लिख दीजिए, मोहन राकेश का लिख दीजिए, राजेंद्र यादव का लिख दीजिए। ये विशेषताएं हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसानी से लिखा जा सकता था, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी रंगमंच के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण या प्रमुख बहसों का विवेचन कीजिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि हिंदी रंगमंच का विकास है वो पारसी थिएटर से हुआ है, जो कि सही नहीं है। पारसी थिएटर का अपना एक स्थान है, लेकिन संस्कृत के समय से ही रासलीला, रामलीला, कृष्णलीला का मंचन होता आ रहा है। तो जो रंगमंच के विकास की जो बुनियाद है वो हमें संस्कृत से दिखाई देती है, यानी परंपरागत है। हिंदी साहित्य के विकास से उसको नवीन पंख मिले, नए आयाम मिले। सबसे प्रमुख बहस तो यही है, पारसी रंगमंच बनाम हिंदी रंगमंच। पारसी रंगमंच है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा है, किस्सा गोई है, एक व्यक्ति आएगा खूब भाषण देगा। हिंदी रंगमंच में मंच सज्जा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। साहित्य बनाम मंची नाटक, प्रसाद जी का उदाहरण दे सकते हो। प्रसाद जी ने कहा था कि रंगमंच नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जा सकता है। पारंपरिक बनाम आधुनिक रंगमंच, यानी तकनीक आधारित। व्यवसायिक बनाम पारसी जो वो व्यवसायिक ही है। कथ्यात्मक, यानी केवल कहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। लैंगिक समानता, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि पुरुष है ना, महिलाओं के पात्र हैं वो पुरुष खेलते हैं बहुत ज़्यादा महिलाओं के पात्रों की को पुरुष ही खेलते हैं रंगमंच में। भाषा कैसी हो, शैली कैसी हो, क्षेत्रीय बनाम हिंदी भाषा,
तो ये कुछ विवाद के बिंदु हैं, इनको केंद्र में रखकर उत्तर आसानी से अच्छा उत्तर लिखा जा सकता था। मतलब ऐसा कुछ विशेष यूपीएससी ने पूछा ही नहीं। सामान्य हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी है वो अच्छे से उत्तर लिख सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत एडवांस रहेंगे जब वो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, चाहे वो जीएस की लिखें और चाहे वो ये लिखें। अभी भी 200 प्लस बच्चों ने हमारे मेंस लिखा है। मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्त आधुनिक मनुष्य के नैतिक दवंध। मोहन राकेश के नाटक, 2 नाटकों का जिक्र करना है, आधे अधूरे, और एक आप जिक्र कर देना, आषाढ़ का एक दिन। सावित्री महेंद्रनाथ, कालिदास और विलोम। दवंदों की बात पूछ रहे हैं, कला और जीवन का दवंद, ये इनके इस नाटक में दिखाई देता है। कालिदास की कला बहुत ही शानदार है। वो मल्लिका के साथ जीवन बिताना चाहता है, लेकिन अगर मल्लिका के साथ जीवन बिताएगा तो जो कलात्मक उपलब्धियां हैं वो उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ये दवंद है उसके मन में। धर्म और वासना का दवंद है। इसमें है इंद्रिय सुख बनाम आदर्श, लहरों के राजहंस, संबंधों का दवंद, फिरा जाएगा आधा अधूरा, और अंत में एक अच्छा सा निष्कर्ष। भूमिका लिखेंगे तब हम लिखेंगे कि मोहन राकेश आधुनिक नाट्य कला के सिद्धहस्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय रंगमंच, हिंदी रंगमंच को नवीन ऊंचाइयां प्रदान की। 3 दृश्यों के माध्यम से नाटक खेला जा सकता है, केवल 3 दृश्य और कुछ थोड़ी सी सामग्री और कुछ चुनिंदा पात्र। हिंदी साहित्य के इतिहास में दलित विमर्श के हस्तक्षेप की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दलित विमर्श। देखिए, हमेशा से ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया जाता है समकालीन दलित आलोचकों द्वारा। उसके पीछे कुछ तर्क भी हमें देने पड़ेंगे। ये कहते हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, और उस पुनर्लेखन की दृष्टि कैसी हो? सद्भावी हो, सहयोगी हो, समावेशी हो, यानी सभी लोगों को उसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए। उच्च जाति के लेखकों की तक ही सीमित न रखें उनको, केवल उच्च जाति तक सीमित नहीं। यानी रैदास और कबीर को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। नए साहित्यकारों का उदय हुआ, जैसे जयप्रकाश कदम हैं, धर्मवीर भारती हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सौंदर्य शास्त्र और आलोचना के नए मापदंड आ गए। यानी ये कह रहे हैं कि पहले वाली जो है ना, वो ब्राह्मणवादी आख्यान ही है, राष्ट्रीय आख्यान नहीं है।
प्रगतिवादी आलोचना, वर्ग संघर्ष केवल उच्च, आर्थिक रूप से उच्च और निम्न वर्ग के बीच है, न कि जातिगत रूप से। नामवर सिंह को खारिज कर दिया। सौंदर्यवादी आलोचना के विरोधी, सौंदर्यवाद के विरोधी और साहित्य की परिभाषा में विस्तार के समर्थक। तो इस प्रकार इस उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत ही शानदार पेपर है, पेपर फर्स्ट। पेपर 2 का भी मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि पेपर 2 हमारे शेड्यूल में अभी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, लिख रहे हैं, लगभग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और वो क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन उठ के आए हैं एग्जाम में। तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए थोड़ा सरसरी दृष्टि से देखेंगे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे, लिया कहाँ से गया है, संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि हनुमान कह रहे हैं कि राम है वो नर नहीं है, मनुष्य, सामान्य मनुष्य नहीं है, वो तो कालों के भी काल हैं। और विशेष में लिखेंगे साधारण सलीकेदार अवधि भाषा जन भाषा के नज़दीक हमें दिखाई देती है, और ऐसा ही जिक्र इनकी अन्य रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है, अन्य दवों में भी। कुहू की जैसी कोयल रोई, रक्त आंसू घुघुची बन बोई, पेकर मुखी ने तन राती, को सिराव विरह दुख पाती। नागमती वियोग खंड से लिया गया पद्मावत की। जैसे किस प्रकार कोयल कुहू कुहू के रोती है, उसी प्रकार रक्तांसु घुघुची बन गई है मेरे तो। व्याख्या में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और अंत में विशेष। अवधि भाषा का लोकवादी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। पक्षियों के माध्यम से विरह वर्णन करने का प्रयास किया है। ऐसा ही विरह वर्णन ब्रिज भाषा के माध्यम से बिहारी ने करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। चिंता सर्ग से लिया गया, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसके चिंता सर्ग से। सिंपल सा है। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। जामवंत का कथन है, राम को कह रहे हैं राम की शक्ति पूजा में कि अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो आराधना करो, और जब तक विजित नहीं हो जाते अपने प्राणों को न्यौछावर करने का प्रयास करो। निराला जी की रचना है। सुना आपने जो, इसमें सामासिक शब्दावली का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। निराला जी ने वास्तव में जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का अपने काव्य में प्रयोग किया है, वैसा कोई अन्य साहित्यकार नहीं कर पाया, खड़ी बोली में विशेषकर। सुना आपने जो वह मेरा नहीं था, न वीणा का था, ये प्रेमवत कह रहा है। वह तो सब कुछ की तत्था थी, महाशून्य व महामोहन, अविभाज्य नाप्त, अद्रवित अप्रमेय, जो सब सिन सब में गाता है। असाध्य वीणा अगेजी की रचना। कबीर ग्रंथावली के आधार पे कबीर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे प्रकाश डालिए। निर्गुण की विजय, सगुण कर्मकांडों का विरोध। कबीरा कुत्ता मैं राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खेते चित जाऊं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। कवितावली के उत्तरकांड में मध्यकाल के भयावह यथार्थ की समीक्षा की गई। इस कथन की सत्यता को स्पष्ट कीजिए।
बिल्कुल उत्तराखंड में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। जो भी समाज की समस्याएं थी, दस्तक कीजिए माफ़, खेती न किसान को, चाकर को चाकरी नहीं, वो वाली भी लिख सकते हो आप। भारती में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना, 5 सवाल किए हमने क्लास में इस पे। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से रचना में पूरा विध्वंस हो जाता है और उसके बाद माध्यम से नया सर्जन होता है, आनंद रस तक की प्राप्ति होती है, विज्ञान का विकास होता है ईडा के माध्यम से, और अंत में किस प्रकार से बुद्धि और हृदय का में वापस पुनर्मिलन होता है। युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कम से कम 5 बार। युधिष्ठिर और भीष्म को केंद्र में रखना है, उसको केंद्र में रख के इस आंसर को लिखना है। और किस प्रकार से युद्ध ही मनुष्य की सभी समस्याओं की जड़ है। मानवता का नाश होता है, भयावहता फैलती है, आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार खराब हो जाती हैं, सारी बातों का जिक्र और युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कहलवाने का प्रयास किया है दिनकर जी ने। 4 से 5 बार रिपीट हो गया। विश्व की विभूति में मन को रमाने का जैसा अवसर भक्ति भावना में है, वैसा अंत साधना में नहीं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, शब्दों का खेल किया है पेपर सेटर ने। निर्गुण पर सगुण की विजय, भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य सूरदास जी वाले का निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है, वही पूछना चाह रहा है। भक्ति भावना में जो है वैसा अंतः साधना यानी योग और इसमें नहीं है, योग साधना हठ योग उसमें नहीं है, निर्गुण में नहीं है। युक्ति संगत 2-3 अच्छे एग्जाम्पल। निर्गुण कौन देश को बासी, को हजनक, को हजन्नी, को नारी को दासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, और अंत में अति पंगु मन भयो मेरो। बिहारी की कविता श्रृंगारी है। एग्जाम से जस्ट पहले वाले शेड्यूल में, यानी एग्जाम से 2 दिन पहले इस क्वेश्चन का हमने किया है जिक्र। श्रृंगार इसलिए है क्योंकि रचना का भाव ही केवल वही है। दरबारी संस्कृति के कवि हैं, राजा जो उनका आश्रयदाता उसको खुश रखने के लिए रचनाएं की हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत हसत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो इसो बात, अंग अंग नग जगमाती दीप सिखासी दे, दिया बुझावे हवे रहो बड़ो उजारोगे। तो श्रृंगारी है, प्रेम की उस भूमि पे इसीलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि सामाजिक जो उस समय की परिस्थितियां थी ना, वो बिहारी को इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रही थी। कुकुरमुत्ता का मूल प्रतिपाद, क्या वास्तव में भारतीय अस्मिता का जयघोष है? बिल्कुल है। व्यंग्य विद्रूपता के माध्यम से कटाक्ष किया है, अंग्रेजी शासन पर भी कटाक्ष करने का प्रयास किया है। फारसी जो अंग्रेजी आए, जो बाहर से आए थे गुलाब है उसको, और भारतीय भूमि में उत्पादित कुकुरमुत्ते को प्रतीक बना के लिखने का प्रयास किया है। बहुत ही शानदार कविता है। समाजवादियों को भी की भी आलोचना की है। तो मूल प्रतिपाद व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से समकालीन सत्ता का विरोध करना और भारतीय अस्मिता का उद्घोष। ब्रह्म राक्षस की कविता की प्रतीक योजना फैंटेसी शिल्प है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। एक व्यक्ति के मन में किस प्रकार के अंतर्द्वंद हो सकते हैं और वो किस प्रकार से उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सका, जो मरने के बाद भी एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वो जीवित रहता है। प्रतीक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन कविता लिखने का प्रयास किया है गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन की उपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका कह रही है अपनी माँ से। अगला कविता की हृदय को प्रखर दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उस भूमि पर ले जाती है। कविता क्या निबंध से लिया गया है, चिंतामणि में संकलित है। कविता के बारे में शुक्ल जी ने बहुत ही शानदार निबंध लिखा है। क्वेश्चन आता है इस पे, इस बार व्याख्या पूछ ली गई, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत नाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। गोदान का है, सीधा सिंपल दिख रहा है।
राष्ट्रीय नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। अब यही कारण है कि मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि बच्चों मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है। ये पढ़ोगे ना, समझ में नहीं आएगा कि ये स्कंदगुप्त का है, दिव्या का है, या आषाढ़ का एक दिन का। ये स्कंदगुप्त का है। और इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों मूल पाठ्य पुस्तकें कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको भाषा, प्रवाह, शैली आदि की जानकारी होगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वालों की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर नहीं हो सकता। शिव प्रसाद सिंह जी की रचना, हमारे सिलेबस में केवल उनकी एक ही रचना है, नन्नो। ये रचना है कर्मनाशा की हार, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन, और डिलीट होगा। कारण क्या है पूछा जाने का? राजेंद्र यादव जी की जो आधुनिक, जो एक दुनिया समानांतर रचना, उसका मैंने दोबारा पूरी भूमिका पढ़ ली। उसमें मुझे एक जगह केवल कर्मनाशा की हार लिखा हुआ मिला है, कोई जिक्र नहीं है। मैंने सोचा हो सकता हो एग्जामिनर को वहाँ पे ये पंक्ति मिल गई हो, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बहुत सारी रचनाओं के राजेंद्र यादव जी ने दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं है वहाँ। इसका मतलब ये डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, डिलीट हो गया। इस क्वेश्चन को देख के एक चीज़ और आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूपीएससी में जो पेपर सेटर है उसने पेपर सेट कर दिया, उसके बाद उसकी समीक्षा नहीं होती, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। कविता क्या है? कविता निबंध काव्य के सर्वांगपूर्ण विवेचन की दृष्टि से अद्वितीय बन पड़ा। इस कथन की सत्यता पर कविता क्या है का सारांश लिखना आपको यहाँ। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं? ऐतिहासिक धरोहर को केंद्र में रखकर लोगों में नवजागरण की चेतना का प्रसार करने का प्रयास किया है। चंद्रगुप्त का उदाहरण दे दीजिए, स्कंदगुप्त का दे दीजिए, ध्रुव स्वामिनी का दे दीजिए, अच्छे से आंसर लिखा जाएगा, कोई समस्या नहीं है। भारतीय ग्रामीण जीवन को वेद सम्मान दिलाने की दृष्टि से मेला आंचल, ये क्वेश्चन वो है। मेला आंचल ने आंचलिक उपन्यास के सभी तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट किया है, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत दुर्दशा अतीत की गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान और भविष्य निर्माण की प्रेरणा है। इस कथन की समीक्षा कीजिए, वही सवाल है, कम से कम 5 बार रिपीट हो गया अब तक 2005 के बाद से। गोदान उपन्यास के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। मूल प्रतिपाद्य केवल यही है, यथार्थवाद। एक किसान, ग्रामीण किसान किस प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से उसका जीवन संकटों से ग्रस्त है, मूल प्रतिपाद्य ये किसान की का जो शोषित, दमित और निरीह जीवन है उसको दर्शाने का प्रयास किया है कि वो किस प्रकार से पीड़ाओं का सामना करता है। एक किसान जो एक गाय नहीं रख सकता, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक किसान के लिए, जो खेती करता है, पूरे देश का अन्नदाता है, लेकिन अपने खुद के लिए गाय नहीं खरीद पाता। भोला राम का जीव कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई की व्यंग्य चेतना क्लास में डिस्कस किया है। क्लास से उठ के आया क्वेश्चन, ये क्लास से उठ के आया, ये क्लास से उठ के आया, ये हम कर चुके हैं अभी तक हमारे शेड्यूलों में। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, निबंध के आधार पर रामविलास शर्मा की तुलसी विषयक मान्यताओं की समीक्षा कीजिए। 4-5 उनकी मान्यताएं, निबंध का सारांश इसमें लिखना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर लेखक के नारी संबंधी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। नारी स्वतंत्र चेतना, जब वो कहती है क्या है उन्हें कहने का, मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। स्वाधीन चेतना, नारी की विडंबना और नारी स्वतंत्रता का उद्घोष, या हालातों में रहकर नारी का एक दुर्निवार जीवन स्वीकार कर लेना। महाभोज उपन्यास राजनीति और अपराध के आपसी गठजोड़ क्लास में डिस्कस हो चुका है। राजनीति और महाभोज उपन्यास राजनीतिक विद्रोहताओं का सच्चा दस्तावेज है। महाभोज उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास दलितों के जीवन की दास्तान के पिसने की राजनीति में दलितों के जीवन के पिसने की दास्तान का वर्णन करता है, वही पूछा गया है। राजनीति और अपराध के आपसी गठजोड़ पर कैसे प्रहार करता है, जोरावर के माध्यम से बता सकते हो, दास साहब के माध्यम से बताया जा सकता है, सुखलू बाबू के माध्यम से बताया जा सकता है, बिंदु, बिस्सा, बहुत व्यापक तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा आंसर बन सकता है। इस पेपर में भी, जिसने सेकंड पेपर में फर्स्ट पोर्शन से 3 क्वेश्चन किए हैं और जिनकी करने की पूरा विकल्प था आपके पास, 1,
2 और 3, कम से कम 15 नंबर आगे रहेंगे बाकी बच्चों से। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिले, व्याकरण और पद्य से ज़्यादा क्वेश्चन चूज करना, अंक अच्छे आएंगे। दोनों पेपरों का हमने अच्छे से डिस्कस किया। अंत में केवल यही बात कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं हिंदी साहित्य में, जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है या वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मेंटर मिले जो उन्हें एक निर्धारित समय सीमा में एक गाइडलाइन मार्ग निर्देशन करते हुए पढ़ा सके, तो निश्चित ही आपको हमारा हिंदी साहित्य का मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना चाहिए। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, और अब तो वैसे भी कल छूट चल रही है शिक्षक दिवस के मौके पर। आपको पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, और निश्चित ही ये सेशन आपकी इस यात्रा में एक सहायक की भूमिका निभाएगा। लगभग 70% क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, इनमें से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्वेश्चन सारे बना रखे हैं, थीम वाइज डिस्कस करते हैं। एक थीम होती है फिक्स, उस थीम को आधार में रखा जाता है, उस थीम के आधार पे 7 से 8 क्वेश्चन पर डे, यानी जब भी हमारा शेड्यूल होता है हम करने का प्रयास करते हैं। एक फिक्स शेड्यूल होता है, शेड्यूल में बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, और उस शेड्यूल के लिए टाइम दिया जाता है बच्चों को। कोई हेटिक शेड्यूल नहीं है, बहुत ही साधारण सा शेड्यूल होता है, और उस शेड्यूल के माध्यम से वो अपनी तैयारी करके आते हैं। उनको क्लास में रियल टाइम में क्वेश्चन बताया जाता है, क्वेश्चन के वो आंसर लिखते हैं रियल टाइम में, और उसके बाद उनके साथ फॉर्मेटिंग डिस्कस की जाती है। मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है। मॉडल आंसर बच्चों को दिए जाते हैं, और बच्चे उनको चेक करवाने के लिए मुझे भेजते हैं, मैं उन पे ऑडियो फीडबैक देता हूँ। बहुत बहुत बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। और निश्चित ही आप अगर जीएस में भी कुछ करना चाहें तो जीएस में भी हमारा एक चल रहा है 6 महीने का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जब तक आपके पास मेंटर अच्छा नहीं होगा ना, कोई भी संस्थान आपको नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना सकते, लेकिन आपको एक मेंटर चाहिए। लाखों रुपए आप कोचिंग संस्थानों में दे देते हैं, क्या मिलता है वहाँ से? कुछ नहीं मिल पाता। कई बार तो ये होता है कि बच्चे वापस तैयारी छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिलता। मोटिवेशन जब तक आप लिखेंगे नहीं, यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा यही है कि आप नहीं लिखेंगे तो आपको न तो मोटिवेशन मिलेगा और न ही कुछ और। मोटिवेशन से भी हमारा मोटिवेशन केवल बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए नहीं होता, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, जिसमें हम बच्चे की आलोचना भी करते हैं, बच्चों को बताते हैं बेटा ये कमी हुई है और इस कमी को ऐसे आपको सुधारना है, इस कमी को इस प्रकार से आप दूर कर सकते हो। बच्चों को बताया जाता है कि किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर में जो निष्कर्ष में लिखना होता है उसको पहले भूमिका में लिख देते हैं। उनको बताया जाता है कि बेटा क्रमबद्धता रखिए, हर क्वेश्चन की एक क्रमबद्धता होती है। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है क्वेश्चन का, वो सबसे पहले लिखें, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, सबसे कम महत्वपूर्ण सबसे अंत में। एक एग्जामिनर थे, उन्होंने जो कॉपी चेकिंग किया करते थे, उन्होंने कहा भी था कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि उस बच्चे ने 20वें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, और जो कि सच्चाई है। अगर टीचर क्वेश्चन की भूमिका पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है इस बच्चे ने आंसर में क्या लिखा होगा। तो इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अच्छे से आंसर राइटिंग करवाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, और लाइव उनको ऑडियो फीडबैक भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड पेपर को हमने हल्के में इसलिए लिया कि सेकंड पेपर का लगभग जो हिस्सा हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी फर्स्ट पेपर के शेड्यूल हमारे आए नहीं, फर्स्ट पेपर के पार्ट 2 के कुछ शेड्यूल आए, लेकिन हमने फर्स्ट पेपर को व्यापक तौर पे डिस्कस किया। बहुत सारे जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर को छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी समस्या यही है आज के दौर में। बच्चों को ये कह दिया जाता है कि व्याकरण खंड से कम क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए नंबर नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ना कि 256, 260 इससे ऊपर नंबर नहीं जा रहे। वो नंबर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपने बच्चों का दायरा सीमित कर दिया, बच्चों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे। जब तक बच्चा जिस खंड से अंक ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा तो उसको वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि 300, 320 प्लस वाला हिंदी साहित्य 250 नंबर पे लेके आ गए। इन चीज़ों को सुधारना होगा, और ये चीज़ें आसानी से सुधारी जा सकती हैं। थोड़ा सा जीएस पे ध्यान दे लिया, थोड़ा सा ऑप्शनल पे ध्यान दे लिया,
ऐसे आपका इसकी वजह से ठीक हो जाएगा। हिंदी साहित्य ऐसे को भी ठीक कर सकता है। जिस दौर में निबंध में नंबर 110 115 आने शुरू हुए थे, उस दौर में मेरे 135 नंबर है निबंध में, इसी हिंदी साहित्य की वजह से। और पुराना है भी नहीं। हिंदी साहित्य मैंने केवल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अवधि के दौरान तैयार किया 45 दिन में, और मार्क्स आए 277। वो तो वो 5 लोग सामने बैठे थे, अगर वो हमारे भाग्य का फैसला नहीं कर रहे होते तो मैं और धर्मेंद्र सर कम से कम 2 बार IPS बन चुके होते। लेकिन नियति है, वो नियति आज हमें यहाँ लेके आ गई कि आप की सेवा में ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्चों को ज़रूरत है, और इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को धार देते रहिए। शुभकामनाओं के साथ पुनः इस DIS विद डीजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा।